प्रेगनेंसी एक बहुत ही खूबसूरत उपहार है एक महिला के लिए, लेकिन क्या आपको पता है कि प्रेगनेंसी के बाद मिसकैरेज जब हो जाता है तो उस औरत की मानसिक स्थिति क्या हो जाती है, उसके परिवार पे, उसके समाज पे, या कहें तो उसके चाहने वाले जितने लोग होते हैं सब लोग काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद, प्रेगनेंसी गर्भ ठहरने के बाद बार बार मिसकैरेज होना, बार बार गर्भपात होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। मेडिकल की भाषा में हम उसे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, जिसे हम आमतौर पे हिंदी में कहते हैं बार बार गर्भपात का हो जाना। इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। बिहार की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट में से एक आज हमारे साथ बैठी हुई हैं डॉक्टर उषा डिडवानिया मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि ये रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस आखिर ये होता क्या है? रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, इसका अर्थ हम हिंदी में यही कहेंगे कि बार बार गर्भपात का हो जाना। और यह गर्भपात 24 हफ्ता के गर्भ से पहले 2 या उससे अधिक बार होता है तो हम लोग इसको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या बार बार गर्भपात होना कह सकते हैं। जी मैम, आखिर इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? इसके पीछे कई कारण होते हैं जी। सबसे पहले तो हम लोग उसमें अधिकतर नंबर 50 से 60% में उसमें क्रोमोसोमल एबरेशन उसका कारण माना जाता है, जिसमें जेनेटिक फैक्टर होता है। उसके अलावा हार्मोन की गड़बड़ी और कई बीमारियां होती हैं। हार्मोन में है कि आपका डायबिटीज हो गया, PCOD हो गया, थायराइड हार्मोन की गड़बड़ी हो गई। उसके अलावा आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, उसकी डिफिशियंसी हो गई। ये कॉमन हार्मोन के फैक्टर होते हैं जो प्रेगनेंसी लॉस करा सकते हैं। इसके अलावा कुछ इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, कुछ ब्लड की बीमारी होती है, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम होता है, उसमें भी गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर गर्भाशय में कुछ विकृति हो, उसके आकार प्रकार में नॉर्मल नहीं हो, उसमें गांठ हो या उसका नॉर्मल आकार नहीं हो, उसके बीच में सेप्टम हो, तो वो भी एक कारण बनता है जिसमें कि बार बार गर्भपात होता है। इसके अलावा लाइफ स्टाइल बहुत आजकल इम्पोर्टेंट है, जिसमें ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल, सब्सटेंस का यूज, ये बहुत सारी चीजें हैं जो ये सारे फैक्टर हैं जो कि जो एम्ब्रियो बनते हैं उसमें खराबी लाके गर्भपात कराते हैं। ये कॉमन कारण हैं जो कि गर्भपात का कारण होते हैं। अगर बात करें, क्या ऐसा कुछ शुरुआती लक्षण भी पता चलता है कि इसके मतलब मिसकैरेज होने के चांसेस क्या हो सकते हैं? कभी कभी तो पता नहीं भी चलता है, लेकिन प्रायः पता चल जाता है। जैसे ब्लीडिंग होना, पेड़ों में दर्द होना, क्लॉट्स पास करना, ब्लड क्लॉट भी पास करना, अचानक से प्रेगनेंसी के जो सिम्टम होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, भूख नहीं लगना, ये सब डिसअपियर कर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। पेशेंट को एकदम नॉर्मल महसूस होने लगता है। तो इस तरह के कुछ सिम्टम आते हैं जिसको हम लोग समझते हैं, तुरंत इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर प्रेग्नेंट है तो उसको, और जो उसके अकॉर्डिंग जो सही उपचार है, फिर उस पे हम लोग जाते हैं, करते हैं। डायग्नोसिस पार्ट की अगर हम बात करें तो अभी आप हमारे पास मतलब इसको हम कैसे डायग्नोस कर पाते हैं इस कंडीशन में? जैसे आप ये पहले से बताना कि ये प्रेगनेंसी, नॉर्मल प्रेगनेंसी पेशेंट लेके आई और वो एंड कर जाएगी लॉस में, उसको गर्भपात हो जाएगा, तो ये बहुत तुरंत पता चलाना मुश्किल होता है। बहुत से फैक्टर होते हैं जो ये गर्भपात को करवाते हैं। हम लोग वहाँ से शुरू करते हैं। तो जैसे ही कोई पेशेंट आई तो 2 चीज़ है, या तो उसको पहले सब सही रहा हो तो हम लोग पहले पूरी हिस्ट्री लेते हैं, थॉरो एग्जामिनेशन करते हैं, फिर उनकी ब्लड की जांच करते हैं, रूटीन टेस्ट करते हैं। या कोई पेशेंट आई जिसको पहले ही से 1 या 2 बार गर्भपात हुआ तो उनकी जांच थोड़ी और डिटेल करके करते हैं।
फिर मान लीजिए कोई पेशेंट आती है जिसके ऑलरेडी ब्लीडिंग लेके आती है, तो हम लोग उसकी जांच कुछ और दूसरे तरह से समझिए। या अगर कोई पेशेंट आती है जिसकी प्रेगनेंसी सही है और हिस्ट्री पहले से उसे 1 या 2 पहले से गर्भपात हो गया है, तो उसकी और डिटेल जांच करते हैं, और डिटेल में जांच में जाते तो हैं। कॉमन हम लोग सबसे पहले प्रॉपर हिस्ट्री, पूरा थॉरो उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, और उसके ग्राउंड पर भी हम लोग जांच एडवाइस करते हैं। और ब्लड की जांच पहले करवाएंगे हम लोग, तो ब्लड में सीबीसी कराते हैं, थायराइड हार्मोन देखते हैं, शुगर का देखते हैं, एंटी फॉस्फोलिपिड देखते हैं, सारी जांचें बहुत ही जरूरी प्रोलैक्टिन हो जाती का है लेवल इस समय। देखते हैं, ये सब देख लेते हैं। फिर यूरिन में कोई इन्फेक्शन वो भी देखते हैं। और फिर उसका ये आपको अगर यूट्रस में कोई डाउट मन में होता है, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो उसकी भी जांच हम लोग HSG करके यूट्रस का शेप देखते हैं। अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जो कि यूट्रस में कोई भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी, कोई गांठ हो या कुछ हो, तो वो पता चलती है उससे। और इसके अलावा अगर प्रेग्नेंट बार बार हो रही है और कहीं कुछ नहीं मिला, तो जेनेटिक टेस्ट भी कराते हैं, उसमें कराते हैं। और बहुत 30% केस में तो कहीं कोई पता ही नहीं चलता है कि पेशेंट को बार बार क्यों हो रहा है गर्भपात। अब ऐसे को हम लोग अनएक्सप्लेन्ड रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के नाम से मतलब सारे फैक्टर्स आपके फेवर में है, बट फिर भी अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो शायद में भी कि ये अगर पेशेंट का हिस्ट्री में उसका लाइफ स्टाइल, और उसके सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उसके हस्बैंड का सीमेन टेस्ट। बिल्कुल, हस्बैंड को कोई तरह का एडिक्शन तो नहीं है, ड्रिंक करता है, अल्कोहलिक है, या स्मोकिंग करता है, तो उससे भी उसके स्पर्म के क्वालिटी में गड़बड़ आता है। कई बार ऐसा होता है कि स्पर्म की क्वालिटी अगर सही नहीं और हो, ये चीज वो लोग बताते भी नहीं है मोस्टली, वो तो खैर वाइफ से पूछते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, तो ये भी एक फैक्टर है। और उसमें हस्बैंड के स्पर्म का हम लोग DNA फ्रेगमेंटेशन टेस्ट कराते हैं, जिससे ये भी बहुत बड़ा कारण। बिकॉज होता क्या है, जैसे कई बार अगर स्पर्म की क्वालिटी सही नहीं होती है, तो इम्प्लांट होने के बाद भी वो वहां से डिटैचमेंट की संभावना तो वही हुआ ना, प्रेगनेंसी हुआ और लॉस हो गया। दैट इज कि वो इम्प्लांटेशन प्रॉपर नहीं हुआ, या डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ, या जेनेटिक। तो ऐसे कंडीशन में हम बार बार किसी फीमेल को ही दोषी नहीं साबित कर सकते हैं। उस कंडीशन में मेल फैक्टर भी उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। अगर बात करें रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के ट्रीटमेंट की, तो हम कैसे, मतलब उसकी ट्रीटमेंट पर कैसे जाएंगे? मैंने जैसे पहले बताया ना कि पूरा थॉरो हिस्ट्री और जांच कराते हैं। तो हमें पहले देखना है कि ये प्रेगनेंसी लॉस क्यों हो रहा है। अगर हमें पता चल जाता है कि डायबिटीज है या थायराइड है या उसको कोई इन्फेक्शन है, तो हम लोग उसकी ट्रीटमेंट पहले करते हैं। वो कंट्रोल हो जाए तो फिर बहुत चांस रहता है कि पेशेंट को सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो जाए। बिल्कुल। उसके अलावा मान लीजिए उसको यूट्रस ही में सेप्टम है, हिस्ट्रोस्कोपी करके वो सेप्टम डिवाइड किया, या उसको फाइब्रॉइड गांठें बनी हुई है बड़ी बड़ी हो, जो प्रेगनेंसी को दिक्कत कर रही है, तो हम लोग उसको सर्जरी से हटा सकते हैं। अगर उसको कोई तरह की इन्फेक्शन है तो वो कर सकते हैं। अगर जेनेटिक कारण है, मान लीजिए उसको जेनेटिक कारण निकल गया, तो जेनेटिक तो हम चेंज कर नहीं सकते हैं, तो वैसे हालत में हम लोग IVF बोलते हैं कराने, और प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट करके अगर उसके सीमेन स्पर्म या ओवम से हो गया तो ठीक है, नहीं तो डोनर सीमेन या गैमेट को लेकर चलते हैं, तो उस तरह से भी उसको हो जाती है। और हमने पहले बताया कि 30% केस में तो कारण कहीं नहीं पता चलता है, अनएक्सप्लेन्ड है, तो वैसे में तो हम लोग केवल सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना चाहिए, जिससे कि थोड़ा, और उसमें कभी कभी ऐसे भी बिना कारण के पता भी नहीं है, फिर भी पेशेंट
कंसीव कर जाती है, लेकिन बहुत बार नहीं कर पाती बहुत है। बार नहीं भी कर पाती। जिसमें पता ही नहीं है कारण का, उसमें इलाज क्या होगा, सही बात। यही है। तो जैसा कि मैम ने बताया, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की ट्रीटमेंट के बारे में अभी हमने चर्चा किया। सबसे पहले आप सभी को ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हिस्ट्री जब भी आपकी ली जाती है आपके ANC चेकअप के टाइम में, आपको एक एक चीज पहले अपने डॉक्टर को ये बताना जरूरी होता है कि कहीं आपको डायबिटीज तो नहीं है, कहीं आपको थायराइड तो नहीं है, क्योंकि जब तक आप इन सब चीजों को पहले से बता के नहीं रखेंगे, डॉक्टर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट पहले से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ये कारण भी हो सकता है कि शायद रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस में ये फैक्टर्स भी आते हैं, जैसा मैम ने बताया। तो ये समझने वाली बात है कि हमें अपने डॉक्टर से एक एक चीज पहले आके बताना बहुत ही जरूरी है हिस्ट्री के समय में। अभी जैसे इंटरनेट पे लोग काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, सब लोग चाहते हैं कि हम अपने आप को अपडेट भी करें, अच्छी बात है। मगर कभी कभी क्या होता है कि कुछ ज्यादा ही अपडेट होने के चक्कर में कुछ गलत आइडिया भी, गलत जानकारियां भी लोगों को मिल जाती हैं और फिर आके वो डॉक्टर से डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। इस पे मैम आपका एक संदेश। देखिए, अवेयरनेस पेशेंट को अपनी शरीर के और अपनी बीमारी के बारे में हो तो ये गलत नहीं है, ये तो बात अच्छी है जी। लेकिन अब वो पेशेंट जो हैं वो प्राय आजकल इंटरनेट सर्च करके आते हैं जी। उसमें अगर वो अच्छी साइट से नहीं देख रहे हों तो बहुत सी भ्रामक और अवैज्ञानिक कहिए बेसिस उनको हो जाती है और वो उस तरह की धारणाएं लेके अपने दिमाग में बैठा के आते हैं। और हम लोग अगर कुछ उनको सजेस्ट करते हैं तो ठीक है, अगर वो क्वेश्चन करते हैं तो हम लोग उसको क्लियर कर दे सकते हैं, लेकिन वो बहुत बार हम लोग की बात को मानते नहीं हैं और अपने मन से अपना जांच भी करा लेंगे और बाजार से दवा भी लेके खाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अब उनके मन में इंटरनेट पढ़ लिए और बोले कि अब एक बार मिसकैरेज हो गया तो अब पेशेंट कभी मां नहीं बन सकती है। फिर दूसरा, उनको कभी लगता है कि अगर ये घर में 2 काम कर लेगी तो मिसकैरेज हो जाएगा। उनको तीसरा लगने लगता है कि इसको जरूर टॉर्च इन्फेक्शन का, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं पेशेंट को कहाँ से कि इसको जरूर टॉर्च इन्फेक्शन हो गया होगा। अब कभी उनको लगता है कि अब एक बार मिसकैरेज हो गया, अब कुछ हो ही नहीं सकता। इस तरह की भ्रामक धारणाएं उनके मन में आ जाती हैं जो कि गलत है। हाँ। तो हमें इन सब चीजों को थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा और कोई भी चीज होती है अगर आपके हेल्थ से जुड़ी हुई, आपके डॉक्टर आपके साथ हमेशा उपलब्ध है, अवेलेबल है। आप आए और आके डॉक्टर से एक एक चीजों को समझे, एक एक चीजों को जाने, क्योंकि बेहतर आपको डॉक्टर ही बता पाएंगे, ना कि आपको इंटरनेट से प्रॉपर जानकारी जो सही तरीके की बात की जाए वो आपको मिल पाएंगी। मैम, जैसे कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं, एक चीज जानना है, मेडिकल पार्ट पे हम लोग बात कर रहे हैं, मेडिकल जो ट्रीटमेंट है या जो उन्हें समझाना है वो तो हम कर रहे हैं। इसमें एक परिवार की क्या भूमिका होनी चाहिए रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस में? हम लोग तो दिन रात देखते हैं, आप भी देखिएगा, एक बार अबॉर्शन हुआ तो फिर भी चले, लेकिन अगर दोबारा तिबारा किसी महिला का गर्भपात होता है तो वो तो अंदर से टूट जाती है, पूरी तरह टूट जाती है। और बहुत बार वो अपने आप को इसके लिए गिल्टी महसूस करती हैं। वो समझती हैं कि मेरे में ही खराबी है। अब इस उनका क्या बताएं, माने लाइफ स्टाइल ही बदल जाता है, ना तो खाना खाएंगी ना ठीक से सोएंगी। तो परिवार जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं, हस्बैंड हैं, घर के लोग हैं, उन लोगों को उसके प्रति एक बहुत भावनात्मक रवैया अपनाना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, धैर्य देना चाहिए, उनको मनोवैज्ञानिक तौर पर टूटने से बचाना चाहिए। और ऐसा तो नहीं है कि अगर 2 बार 3 बार हुआ तो बच्चे होंगे नहीं, तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना जरूरी है। अब हम लोग तो, आप जो भी गायनेकोलॉजिस्ट लोगों से मिलेंगे तो मैंने अपना देखा है कि 7 अबॉर्शन के बाद 3 हेल्दी बच्चे हुए हैं। पेशेंट को 2 महीना से लेकर के 6 महीना तक के 8 लगातार अबॉर्शन हुए। गांव की एक पेशेंट थी,
तो ऐसा नहीं है, फिर भी उम्मीद तो रखनी चाहिए ना उसको, तो ये नहीं, इसलिए सपोर्ट करना चाहिए परिवार को भी, पति को भी। बिल्कुल। एक ऐसा समय होता है कि जब लोगों में खुशी भी होती है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, तो लेकिन अगर किसी कारण से एबॉर्शन की स्थिति आ जाती है या फिर आपको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस बार बार हो रहे हैं, आपको सबसे पहले अपने परिवार को सपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। किसी भी इंसान को सबसे पहले उनके परिवार वाले ही सपोर्ट करते हैं। उन्हें ये समझना होगा कि हमारी घर की ये बहू है, उसमें इसका कोई दोष नहीं है, और वो सबको मिलकर चलना होगा, और बाकी मेडिकल जो चीजें हैं वो डॉक्टर्स के हाथ में है, वो डॉक्टर अपना करते रहेंगे। मैम, इस विषय को लेकर एक आखिरी संदेश मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को एक बार दें, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस से रिलेटेड। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के कारण जैसे हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, तो हेल्दी लाइफ स्टाइल, ये मैं सबसे पहले बोलूंगी। उसमें आपका खान पान सही होना चाहिए, आपका वजन सही होना चाहिए। अगर आपको कोई बीमारी है तो आप साल, 1.5 साल, 2 साल में चेकअप कराते रहें, और है तो उसका इलाज कराएं। अगर आपको थायराइड है तो कंट्रोल में रहे, शुगर है तो कंट्रोल रहे। आप कोई धूम्रपान और गंदी आदतों से बचें। फिजिकल एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल होता है, एकदम योगा का बहुत बड़ा रोल है। ये तो बिल्कुल करना चाहिए, जो कि हमारे हाथ में भी है। बाकी तो मान लीजिए और कोई बीमारी होती है जो हमारे हाथ में नहीं, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे हाथ में है उसको तो जरूर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात में सबसे हो गया कि करियर को लेके जो महिलाएं लेट प्लान करती हैं प्रेगनेंसी, वो बहुत बड़ी गलती करती हैं। उनको फैमिली पहले और करियर बाद में रखना चाहिए, उसी उसमें अपना प्रेफरेंस में, क्योंकि एज जैसे जैसे अधिक होती है वैसे वैसे चांसेज ऑफ अबॉर्शन बढ़ते हैं। जैसे जैसे एज अधिक होती है वैसे वैसे जेनेटिक और डिजीजेज और क्रोमोसोमल एबरेशन का रिस्क बढ़ता है। तो हम लोग कहते हैं कि 30 के एज तक आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाए, या फिर जैसे जैसे एज बढ़ता है आपके ओव्यूलेशन इंडक्शन को लेकर सारा कुछ गड़बड़ होने लगता है। 30 के एज के बाद फर्टिलिटी कम होने लगती है, रिस्क ऑफ मिसकैरेज बढ़ने लगता है। 35 के बाद और बढ़ता है, और 40 के बाद तो मैक्सिमम हो जाता है कि चांसेज ऑफ अबॉर्शन, जेनेटिक प्रॉब्लम के चलते अबॉर्शन, क्रोमोसोमल एबरेशन के चलते अबॉर्शन होने का रिस्क बन जाता है ज़्यादा। इसलिए आजकल तो थोड़ा लेट मैरिज और लेट प्लानिंग उससे बचना चाहिए। ये था हमारा आज का विषय रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस पे, और मैम ने जिस तरीके से एक एक चीज को बताया है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने करियर के प्रति काफी जागरूक है मगर अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है। एज की बात मैम ने एज के बारे में भी बताया कि अगर हम जो प्रेगनेंसी प्लान करते हैं एक लिमिटेड टाइम के अंदर हम प्लान कर लेना चाहिए। डॉक्टर से मिलते समय हमें एक एक हिस्ट्री अपनी बतानी चाहिए कि कौन सी दवा वो पहले से ले रहे हैं, कौन सी बीमारी उनको पहले से है। कई सारी चीजें हैं, खान पान से लेके एक्सरसाइज तक सब कुछ मैम ने एक एक चीजों को काफी अच्छे से बताया। उम्मीद है कि आप हमारे इस वीडियो को देखकर इन सारी चीजों को समझ रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि इस संदेश को सभी जगह पे आप पहुंचाएं। बस ऐसे ही आप हमारे इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर आपके पास किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिए, ताकि अगली बार जब हम मैम से बात करें तो आपके उस क्वेश्चन को हम लोग फिर यहाँ पे रखेंगे, और ताकि आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बताने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू।